यूजीसी नेट स्कॉलर्स। आज मैं आपके साथ नेट दिसंबर 2021 का एजुकेशन का पेपर डिस्कस करने वाली हूं और मैं आपको बता दूं कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कई बार पेपर में रिपीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको ऐसे टॉपिक्स भी मिलने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर में आते ही आते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इंस्टीट्यूशन विशेष टू अप्लाई फॉर द असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रॉम नैक विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर इट शुड फोकस ऑन एज पर द नैक रिक्वायरमेंट। यदि कोई संस्था नैक से मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए नियमित आवेदन करना चाहती है तो उसे नैक की अपेक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किन प्रदर्शन संकेतकों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, बी करिकुलर एस्पेक्ट्स, सी इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर्स, D infrastructure and learning resources, E student support and progression. Choose the correct answer from the option given below. हिंदी में है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, B पाठ्यक्रम के पहलू, C छात्र संघ सदस्यों का चुनाव, D अवसंरचना और अधिगम संसाधन, E छात्र समर्थन और आरोहण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जैसे कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारे जो आंसर में है 4 ऑप्शन है, तो हमें इन 5 ऑप्शन में से 4 सही ऑप्शन का चुनाव करते हुए अपना आंसर क्लिक करना है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी करिकुलर एस्पेक्ट, सही ऑप्शन। सी इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर्स, ये सही ऑप्शन नहीं है। आगे हम चलते हैं 4th ऑप्शन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, सही ऑप्शन। ई स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बी डी ई और सही ऑप्शन है जो कि हमारी ऑप्शन 2 है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 को क्लिक करेंगे। ऑप्शन 2 जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। और हमारा इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड हुआ, नैक से। तो आप देख सकते हैं कि नैक पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अब। वट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। नौकरशाही प्रबंधन की प्रमुख हानि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ गेट इरिटेटेड, कर्मचारी चिढ़ जाते हैं। बी इट इज़ टाइम टेकिंग, यह समय साध्य है। सी लीडर हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्क, नेता को बहुत जोखिम होता है। डी ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड, उत्पादकता प्रभावित होती है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है कि जहाँ पर कार्य जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादा समय लेता है, इसमें कार्य करने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसकी हमारी प्रमुख हानि क्या है, ऑप्शन बी इट इज़ टाइम टेकिंग, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा हुआ, मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की, जो कि हमारा यूनिट 9 से लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन PWD एक्ट 2000। हिंदी में PWD अधिनियम 2016 में कितनी प्रकार की निःशक्तता सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन हैं 5, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 21। तो यहाँ पर PWD एक्ट 2016 का मतलब है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में कितनी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 21 डिसेबिलिटीज़ को PWD एक्ट 2016 में लिस्टेड किया गया है। और यहाँ पर जो ये टॉपिक है PWD एक्ट 2016 का, ये हमारा यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 10 से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परख इज़ प्रपोज टू बी सेट अप एस, परख को किस रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, राष्ट्रीय डिजिटल निक्षेपागार। ऑप्शन बी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ऑप्शन सी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र। डी नेशनल असेसमेंट सेंटर, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। तो ये हमारा ए फॉर असेसमेंट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी नेशनल असेसमेंट सेंटर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्टेक मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन इज बेस्ड explicitly on the assumption that the concerns of the stakeholders, those of whom the evaluation is done, should be paramount in the determining the evaluation issues. Statement 2, the Eisner model is built on two closely related constructs, connoisseurship and criticism. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. नीचे 2 कथन दिए गए हैं
हिंदी में है कथन एक, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का स्टेक्स मॉडल स्पष्ट रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि मूल्यांकन संबंधी मुद्दों के निर्धारण में हितधारकों जिनके के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि चिंताएं सर्वोपरि होनी चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संसाधनों की आवश्यकता होती है। कथन दो, इजनर मॉडल दो निकट संबंधी निमित्तों, गुणवत्ता और आलोचना पर निर्मित है। इन दोनों कथनों में से हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। सी ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, स्टेक मॉडल के लिए भी और इजनर मॉडल के लिए। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट विल बी करेक्ट आंसर। स्टेक मॉडल का ये जो क्वेश्चन है ये हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस करिकुलम वाले यूनिट से लिया गया है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें और आगे हो सकता है कि मैं इस टॉपिक की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन बाय पॉलिसी मेकर यूजिंग रेशनल चॉइस थ्योरी इज। रेशनल चॉइस थ्योरी भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये जो आपका यूनिट 2 से लिया गया है और इसमें हमें सीक्वेंस में बताना है कि रेशनल चॉइस थ्योरी के अनुसार पॉलिसी मेकर को क्या सीक्वेंस जो है वो लेना पड़ता है पॉलिसी बनाने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए, डिस्कवर ऑल द अल्टरनेटिव पॉलिसीज अवेलेबल टू अकम्प्लिश द वैल्यूज। बी, आइडेंटिफाई ऑल द वैल्यू परफॉर्मेंस currently existing in a society and assign each value a relative weight. C, involves only small number of persons to allocate values for society and not the masses. D, know the total cost and consequences of each alternative policy. E, select the best alternative which is also the most efficient in terms of the cost and the benefits of social values. Choose the correct answer from the option given below. हिंदी में है, नीति निर्माताओं द्वारा तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत का उपयोग करते हुए उठाए गए कदमों का क्रम है। ए, मूल्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध सभी वैकल्पिक नीतियों की खोज करें। बी, वर्तमान में एक समाज में मौजूद सभी मूल्य वरीयताओं की पहचान करें और प्रत्येक मूल्य को एक सापेक्ष भार प्रदान करें। सी, समाज के मूल्यों के आवंटन में जन समूह को नहीं अपितु केवल कम संख्या में लोगों को शामिल करें। डी, प्रत्येक विकल्प नीति की कुल लागत और परिणाम जानें। ई, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें, सामाजिक मूल्यों की लागत और लाभों के संदर्भ में सबसे अधिक सक्षम हो। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही चयन करना है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी लास्ट ऑप्शन है कि सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनते हैं, तो वो तो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा ही होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 ऑप्शंस में हमारे पास ई दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो ऑप्शन ई है वो हमारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पहले 3 ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन सही चुनना है। तो इसका हम क्रम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा बी ऑप्शन कि आइडेंटिफाई ऑल द वैल्यू प्रेफरेंसेस करंटली एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी एंड असाइन ईच वैल्यू अ रिलेटिव वेट। उसके बाद हमारा होगा ऑप्शन ए, डिस्कवर ऑल द अल्टरनेटिव पॉलिसीज अवेलेबल टू अकम्प्लिश द वैल्यूज। इसके बाद होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नो द टोटल कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच अल्टरनेटिव पॉलिसी। और सबसे लास्ट में हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ई, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज़ ऑल्सो द मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल वैल्यूज़। यानी कि जो भी अल्टरनेटिव जो है हमारा कॉस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसका हम चयन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि रिलेटेड है हमारा एनईपी पॉलिसी से जो 2020 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड इन द एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया गया है। ऑप्शन है हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है। ऑप्शन बी, व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। ऑप्शन सी, व्हेन टू लर्न, कब सीखना है। एंड डी, वेयर टू लर्न। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 हाउ टू लर्न। आप देखेंगे कि आप जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एनईपी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपना एनईपी का टॉपिक जरूर तैयार कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर एक्स, अ टीचर इन स्कूल ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन द क्लासरूम, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। शी इज प्रैक्टिसिंग ऑफ विच। विद्यालय की एक शिक्षिका डॉक्टर एक्स कक्षा में घटित बातों के प्रभाव को आकलन करने के लिए सदैव कक्षा प्रक्रमों के विश्लेषण हेतु समय निकालती है कि कक्षा में क्या हुआ, क्या कम हुआ और क्या नहीं हुआ। ये किसका अभ्यास कर रही है। हमारे पास ऑप्शन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग,
इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो वो क्या कर रही हैं, वो अपनी टीचिंग पे जो उन्होंने पढ़ाया है उसके ऊपर वो चिंतन कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी चिंतन परक अध्यापन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो यहाँ पर हमारा जो चिंतन परक अध्यापन है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। और ये जो अन्य टीचिंग्स दी गई हैं इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लें अपने यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के लिए। आइए आगे चलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन हमारा यूनिट 10 से आ गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन आया है अभी। विच क्राइटेरिया कैन बी फॉलो टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि समावेशी शिक्षा के प्रभाव का निर्णय करने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जा सकता है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्कूल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी, पार्टिसिपेशन ऑफ CWSN चिल्ड्रन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। पेरेंट्स गेट रिलीव्ड फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कैसा हो सकता है कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही उनको रिलीव्ड कर दिया जाए। तो यह हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज पर देयर पोटेंशियलिटी, बिल्कुल सही है। आजकल जो समय है वो है चिल्ड्रन का डेवलपमेंट उनकी पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग करना, उनकी योग्यता के अनुसार करना, उनकी क्षमता रुचियों के अनुसार करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्कूल एक्टिविटीज़, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ऑप्शन डी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी एंड डी, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन में हमें मैच करने के लिए दिया गया है। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ हायर एजुकेशन काउंसिल दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में हमारे पास उनके फंक्शन दिए गए हैं। हमें सही फंक्शंस के साथ ऐसी काउंसिल्स को मैच करना है। ए ऑप्शन है NHERC, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर 2 रेगुलेशन के साथ मैच होती है। और NAC हमारा एक्रीडेशन ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैच होता है। ऑप्शन नंबर सी HEGC, जिसकी फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ये हमारा फंडिंग ऑप्शन ए से मैच होता है। और GEC, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एजुकेशन करिकुलम, ये हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन थर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग से मैच होता है। तो यहाँ पर हमारी सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, जिसमें A सेकंड, B 4, C 1, D थर्ड के साथ मैच हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।